NCERT is our Bible, your go-to everything. I was throughout the year consistent, चाहे रोज बहुत longer duration में पढ़ाई नहीं करनी, but रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है. You have to prioritize your subjects. What did you feel was the difference between board prep, CUT prep? Which one do you think is more difficult? Do you think they should prioritize boards over CUT, even though CUT is more important for college? Time management देखा कि भाई ये subject कितना tough है, कितना easier है. Or any particular subject जो एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को लेना चाहिए टू ओपन मोर करियर ऑप्शन. हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टॉपर्स पॉडकास्ट. I am Tushar, founder of CUT Pro and NSRCC alum, and today we have an all India ranker with us, Sarvagya, who scored 99.4% in class boards and he has a 99 percentiler plus in CUT. So Sarvagya, क्या खा के तूने बोर्ड का एग्जाम दिया था ये बता. 99.4 कैसे आ गए तेरे मार्क्स? कंसिस्टेंसी देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई वॉज थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट, चाहे रोज बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन में पढ़ाई नहीं करनी, बट रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है. यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट्स, किस में आप वीक हो, किस पे कितना ज़्यादा देना है. एंड मेन गेम है स्ट्रैटेजी, कि आप अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहे, बट आपको स्ट्रैटेजी और अपना फोकस जो, तो यू कैन क्रैक इट. सो जो स्ट्रैटेजी है वो ये बताओ, जब तुमने 10th में ह्यूमैनिटीज़ ली, सो 12th में 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ ली तो ना 11th में, उस टाइम व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? व्हाई डिड यू डिसाइड कि ह्यूमैनिटीज़ लेनी है? एंड ह्यूमैनिटीज़ में लेने में डिड यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, या फिर यू वर लाइक कि ये मेरा इंटरेस्ट है और उसके हिसाब से मैं अपने सब्जेक्ट लूँगा? देखो साइंस का तो आई वॉज पहले ही रूल आउट हो गया था कि साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं है. बट क्यों रूल आउट हुआ था? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी साइंस में. तो इंजीनियरिंग इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मैथ्स से डर है या इससे डर नहीं इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ्स में इंटरेस्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं था मुझे. कॉमर्स में और ह्यूमैनिटीज़ में कंफ्यूजन चल रहा था, बट आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर. लाइक साइकोलॉजी मेरे पास था, आईपी था, तो आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे इन दोनों में काफ़ी था. तो आई थॉट कि, और सिंस हमारे स्कूल में वैलिडेशन भी नहीं थी कि सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी लेना ह्यूमैनिटीज़ में, वरना मेरा हो सकता है चेंज हो जाता. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो तुमने इसलिए थोड़े अलग-अलग सब्जेक्ट्स लिए. मैथ्स और आईपी साइक मिक्स करके. मैथ्स लेने का क्या थॉट प्रोसेस था? मैथ्स तो आई लव द सब्जेक्ट 10th से ही, तो मुझे पता था मैथ्स तो लेना ही है. प्लस उससे और करियर ऑप्शन भी आपके ओपन अप हो जाता है. तो अगर कोई बच्चा है जो अभी 11th में आया है या फिर 10th से 11th में जा रहा है, शुड दे थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट उनको लेना चाहिए टू ओपन मोर करियर ऑप्शंस आफ्टर दैट? मैथ्स फॉर श्योरली मैथ्स. सो इंग्लिश, मैथ्स, एनी अदर सब्जेक्ट? नो, बाकी तो. अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है फिर क्या करे वो? फिर क्या निनुकसान होगा उसका? फिर बहुत ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड कोर्सेज में ही आगे कर पाएगा. फिर तो ह्यूमैनिटीज में कौन से अच्छे कोर्सेज हैं? एक तो मैथ्स लोगे तो इको ऑनर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, सेफेस्ट ऑप्शन आई बिलीव. ठीक है. एंड बाकी पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, और उसका आगे कितना स्कोप है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, वो आई एम नॉट अवेयर. डू यू थिंक कि जब भी हम लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं 11th में, अ स्टूडेंट शुड चूज सब्जेक्ट ओनली डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट और ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि यार ये सब्जेक्ट आसान है, CUT में इसमें मार्क्स अच्छा आएंगे तो ये ले लेता हूँ? फॉर श्योर आई थिंक दोनों का बैलेंस आउट होना चाहिए. मेरे केस में मुझे इतना पता नहीं था कि CUT में ये सब्जेक्ट, क्योंकि 10th में यू डोंट नो कि 12th में वो सब्जेक्ट कैसे ईजी होता है, टफ होता है. तो आई तो वेंट विद माई इंटरेस्ट, बट नाउ दैट आई नो कि सब्जेक्ट्स लाइक IP, BST, साइकोलॉजी वर ईजियर इन CUT, यू कैन ऑब्वियसली गो विद दैट. ओके, ऑलराइट. सो टॉक टू मी अबाउट कि यार 11th में कैसे पढ़ रहा था तू, 11th में कितने मार्क्स आए, कितना टाइम डालता था, फिर 12th में जब मूव हुआ तो क्या चीज़ चेंज हुई, फिर उस टाइम तेरी क्या स्ट्रैटेजी थी उस टाइम? 11th में तो सभी बोलते हैं रिलैक्स करना है, मजे कर रहा था. मजे मेरा चल रहा था साथ में, बट 11th में आई बिलीव कि मेरे सब्जेक्ट्स वर नॉट सो इतना टफ, यू नो, जैसे 12th में था. तो 11th में पढ़ाई चलती थी शॉर्टली. आई गॉट 93% इन 11th. तो पढ़ाई तो साथ चलती थी, बट वो जब एग्जाम आ गए, भाई 10 दिन बचे हैं, एक हफ्ता बचा है, तब बहुत प्रॉपर पढ़ाई होती थी. बाकी तो आई वॉज फुल फोकस कि एक्स्ट्रा करिकुलर क्या कर सकता हूँ, ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, MUN कर लिया, TEDx कर लिया, तो उसमें ज़्यादा फोकस था. वो से मैथ्स चलती थी पूरे साल, बाकी तो एग्जाम पास में आए तो ये सब्जेक्ट पढ़ लिया. तो 12th में जब मूव हुआ तो फिर क्या चेंज हुआ इस पूरी स्ट्रैटेजी में? तो जैसे ही 12th में एंटर हुआ तो करियर की टेंशन, क्या करना है. देन आई एक्सप्लोर्ड CUT, जॉइंड यू गाइज, एंड तब फिर लगा कि अब सब सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करना है. एंड देन फिर आई मैनेज टाइम मैनेजमेंट, देखा कि भाई ये सब्जेक्ट कितना टफ है, कितना ईजियर है,
तो बैलेंस आउट किया कि मैथ्स इज़ ऑफ कोर्स द टफेस्ट सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट्स में, तो उसको पूरे साल ही बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ा। बाकी साइकोलॉजी वाज ऑन ईजियर साइड, तो उसको एग्जाम से पहले प्रॉपर्ली पढ़ लिया। इको वैसे मिक्स आउट था, इजी भी था टफ भी था, तो यू हैव टू देखना पड़ेगा भाई जो टफ सब्जेक्ट है उसको आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, उसमें डाउट्स नहीं रह रहे, एंड देन जो ईजियर सब्जेक्ट है यू कैन अकॉर्डिंगली स्टडी। आई थिंक यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी वेरी अर्ली इन अर्ली 12th। अप्रैल में यू स्टार्टेड, तो व्हाई डिड यू डिसाइड कि यार अप्रैल में शुरू करते हैं? तूने ये नहीं सोचा कि बाद में कर लेंगे, सेम सिलेबस है, काफ़ी मैचिंग है? उसके प्राइमरली 2 रीजंस थे। एक तो मैंने सीनियर्स और सबसे सुना था कि इंग्लिश और जीटी आपको मतलब वो 1 महीने का चीज़ नहीं है, यू हैव टू, इट्स अ प्रोसेस, आपको पूरे पीरियड में आप ढंग से क्रैक कर सकते हो इंग्लिश एंड जीटी। तो प्राइमरी फोकस तो था कि इंग्लिश जीटी, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो। बिल्कुल। तो एंड प्लस मेरा ये भी था कि मेरे पास कोई कोचिंग नहीं थी लाइक मैथ्स में भी, तो आई थॉट कि आई विल ज्वाइन, तो रिवीजन भी हो जाएगा एंड कंसिस्टेंसी भी बैठ पाएगी, क्योंकि आप बिना उसके करते हो ना तो बैक ऑफ द माइंड रहता है यार सीवीटी भी पढ़ना है, उसके लिए भी पढ़ना है। तो एटलीस्ट आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहा था, तो क्लासेस चल रही थी, तो एक वो था कि भाई क्लासेस तो कर रहा हूँ, नॉलेज तो गेन हो रही है, एंड वही तो। एंड नाउ व्हेन यू हैव डन द प्रोसेस, तुझे लगता है कि इंग्लिश जीएटी के अलावा डोमेन भी डूइंग इट, इफ यू आर डूइंग सीयूटी यू शुड डू डोमेन्स, यू शुड नॉट डू डोमेन्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई बिलीव आपके ऊपर है ऑनेस्टली, लाइक अगर आप मैथ्स वैथ्स की कोचिंग अलग से जा रहे हो देन इट इज़ फाइन, आप अगर नहीं भी करो, क्योंकि फॉर मी सिंस जो स्कूल में पढ़ा रहे थे वही फैकल्टी मेंबर्स थे, तो इट वाज क्वाइट इजी टू एडजस्ट, भी टीचर्स भी सेम थे, एंड आपका रिवीजन फ्रीक्वेंटली हो रहा था, ज़्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज हो रहे थे, बोर्ड्स में भी आपको 20 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, तो वो काफ़ी ईजियर हो गया था। बट इंग्लिश जीटी तो करना ही है, इट इज टफ, 1 महीने की चीज़। सो व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल, तूने कैसे टाइम डिवाइड करना शुरू किया? कितना फोकस किस पे दिया? क्या ऐसा पॉइंट आया कि तुझे लगा यार बोर्ड्स इतना हैवी हो गया कि मेरे से सीयूटी नहीं हो रहा है, तूने छोड़ दिया? फिर तो टॉक टू मी अबाउट द जर्नी, कि कितना टाइम किसको दिया, किस टाइम पे किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, किस टाइम पे दूसरे को प्रेफरेंस दिया? तो अप्रैल में जब आई जॉइंड यू देन तो क्लासेस रेगुलरली हो रही थी, तो सेल्फ स्टडी सीयूईटी पर्सपेक्टिव से कम हो रही थी, क्योंकि तब बोर्ड्स का था कि भाई 12th क्लास में नए आए हैं, बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना है, ठीक है, तो क्लासेस ही हो रही थी सीयूईटी की तब तो आई जॉइंड एंड टिल अक्टूबर आई वाज कंसिस्टेंट विद माय क्लासेस, जो भी असाइनमेंट्स थे सीयूईटी के भी, एमसीक्यूज आई डिड, तो तब तक दोनों बैलेंसिंग आउट हो रहा था। बट एज सून एज अक्टूबर नवंबर केम, जब बोर्ड्स क्लोजर आ पाए, प्रेशर आया, प्री बोर्ड्स का, टीचर्स का प्रेशर, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स का, देन सीयूईटी टुक अ बैक सीट। उसके बाद सीयूईटी की क्लासेस भी मिस होती थी और बहुत वो रहता था वेरिएशन, एंड देन फिर फुल फोकस बोर्ड्स पे ही था कि भाई बोर्ड्स अच्छे करने हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप बोर्ड्स अच्छा कर रहे हो तो इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेशली दैट विल हैपन सीयूईटी एज वेल। तो बोर्ड्स के लिए फिर पूरा प्रिपेयर किया, एंड एज सून एज माई बोर्ड्स गॉट ओवर सीयूईटी आई जॉइंड। एंड मेरे में वन पॉजिटिव थिंग वाज कि एज सून एज माई बोर्ड्स गॉट ओवर, नेक्स्ट डे क्लास थी सीयूईटी की, तो मेरा फ्लो भी नहीं टूटा पढ़ाई का, कि बाकी बच्चों का था कि भाई 1-2 हफ्ते का गैप है तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाते हैं, फिर मन भी नहीं करता पढ़ने का, तो मेरे में फ्लो बैठ गया था, तो बहुत डिफिकल्टी भी नहीं है एडजस्ट करने में। सो नाउ व्हेन यू हैव डन द प्रोसेस, तूने बोर्ड भी दे लिए, अच्छे मार्क्स आए हैं, तूने सीयूटी भी दिया, अच्छे मार्क्स आए हैं, do you feel a student who's going to be sitting next year, should they maintain consistency? As you said, consistency is important. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब पीक बोर्ड होता है तो उनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कितना घंटा डालें अगर करना है तो? Do you think they should prioritize boards over CUET, even though CUET is more important for college admission? What is your opinion? I believe domain subjects में if you prioritize boards over CUET, it is okay, like it works, आप कर लोगे। like in my case also मैथ्स एंड साइकोलॉजी मैंने बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ नहीं था मैं सीयूईटी में। बट आई वुड सजेस्ट, जो मुझसे गलती हो गई थी वॉज फॉर इंग्लिश आई डिड डू होल ईयर, बट फिर वो एट द एंड ईयर जाते हुए बहुत रह गया था, तो आई वुड एडवाइस एवरीवन कि इंग्लिश एंड जीटी शुड बी द प्राइमरी फोकस, कि आपको करना है साथ साथ, तो बोर्ड डोमेन सब्जेक्ट्स आप बोर्ड्स को प्रायोरिटाइज कर लो, बट फॉर सीयूईटी इंग्लिश तो आप यू शुड बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इनफ। एंड में जाते जाते जब बोर्ड्स पीक हो जाते हैं तो यू शुड मेंटेन टाइम फॉर। हाउ मच टाइम डू यू थिंक अ स्टूडेंट शुड गिव? आई थिंक
1 to 2 hours, Every 1 day. hours to 2 hours ठीक है. English के लिए for sure. एंड उससे पहले कितना टाइम देना चाहिए CUT के लिए इन अ वीक और इन अ डे? हाउ डिड योर डे लुक लाइक? As I said, starting में classes was main thing ना. If you are not doing any classes or something, then तो you have to manage अपने हिसाब से कि भाई English कहाँ से पढूं. I had classes, तो मेरा तो यही रूटीन था कि होमवर्क किया स्कूल का, then क्लास हुई, फिर क्लास में क्या होमवर्क मिला है CUT का इंग्लिश का वो किया, तो उस हिसाब से वर्कआउट हो गया था. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इकोनॉमिक्स में हर स्कूल में रेफरेंस बुक से पढ़ाते हैं, बट CUT में इट्स डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. करेक्ट. तो उसके लिए आई रिग्रेट दैट वेरी बैडली, क्योंकि एंड पे जाते हुए इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था इकोनॉमिक्स का, क्योंकि NCERT में इतनी ज़्यादा नई चीज़ें हैं. तो आई वुड एडवाइस एवरीवन हु इज़ अपीयरिंग फॉर इकोनॉमिक्स नेक्स्ट ईयर कि NCERT इकोनॉमिक्स शुड बी अ प्रायोरिटी. आप बोर्ड्स के साथ उसको भी इम्पोर्टेंट है टाइम देना, वरना एंड में इट कैन बिकम अ ह्यूज बर्डन. इज द सेम क्राइटेरिया विद ऑल द अदर सब्जेक्ट्स आल्सो या फिर No. ओनली इकोनॉमिक्स? इट डिपेंड्स आपके स्कूल में रेफरेंस बुक से पढ़ा रहे हैं या NCERT में. Okay. लाइक यूजुअली आई हैव हर्ड कि इकोनॉमिक्स रेफरेंस बुक से ही होती है, बाकी सब्जेक्ट्स NCERT से कराते हैं, तो देन इट्स गुड इनफ फॉर बोथ. Okay, good. So when this entire process happened, you were in February, you started writing your boards. What did you think कि क्या ऐसी चीज़ हुई कि you were able to score so well? अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हो, what tips would you give? Was it तेरी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड थी? Was it that you wrote the paper in a certain manner? तो क्या तूने ऐसा अलग किया that you scored so well? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक प्रेपरेशन मेरी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि प्री बोर्ड्स वगैरह में भी कुछ भी गलती होती थी तो आई वुड जस्ट चेक अप ऑन इट कि भाई क्या मिस्टेक हुई है, किस टॉपिक में वीकनेस है, गो टू माई टीचर्स, आस्क देम डाउट्स. तो वो बहुत कंसिस्टेंट था. एंड इट टोटली डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट. लाइक फॉर मी, एज आई हैव सेड बिफोर, मैथ्स वाज द टफेस्ट. तो मैं मैथ्स आई यूज्ड टू विदाउट स्किपिंग अ डे मैं रोज़ 2-3 घंटे पढ़ता था मैथ्स, सारे क्वेश्चंस करता था. NCERT एग्जाम्पलर, NCERT प्रॉपर थरो था, थोड़ा RD शर्मा से कर लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से रिसोर्सेज वर्क फॉर यू एंड किस में आपको प्रॉपरली यू कैन एज द गेम. तो इट ऑनेस्टली इट इज सब्जेक्ट वाइज, एंड for English, economics and psychology it's only NCERT. For English and psychology it's only NCERT. तो NCERT अगर आप 2, 3, 4, 5 बार पढ़ रहे हो पूरे साल में, तो आपके दिमाग में वो फीड इन पूरा हो जाता है कि क्या क्वेश्चन है, क्या मुझे लिखना है, आपको रट जाती हैं चीज़ें. एंड इकोनॉमिक्स में इट्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड IID. तो IID इज होल रोट लर्निंग, आपको तो पूरा याद करना ही है, वो दैट वाज अ बिग डील. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो वही कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए. एंड वन मोर थिंग वॉज कि मैंने लाइक 2 या 3 पेपर में आई टुक सप्लीमेंट्री, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी. तो आई एम नॉट श्योर बट इट मे गिव एन इम्प्रेशन टू द टीचर कि इसने बहुत लिखा है. तो ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एज वेल, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए. बट गिव एनी 2 टिप्स टू एनी एवरेज स्टूडेंट जिसको क्रैक करना है बोर्ड्स अच्छे मार्क्स से, क्या करना चाहिए उसको? फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी. यू हैव टू मेंटेन दैट रेगुलरली. आपको बहुत ढंग से पढ़ाई करनी है. आप चाहे ब्रेक्स में करो, थोड़ा फ्रेश एयर ले लिया, बीच में कुछ खेलने चले गए, बट रोज विदाउट स्किपिंग अ डे यू हैव टू स्टडी. एंड सेकेंडली दैट बोर्ड्स में तो स्पेशली एंड इन CUT एज वेल, NCERT इज योर बाइबल, योर गो टू एवरीथिंग. तो वो तो आपको यू हैव टू ग्रास्प इट वर्ड बाय वर्ड, कीवर्ड बाय कीवर्ड कि ये कीवर्ड है तो इस पैराग्राफ में इधर था. तो you just have to thorough with your concepts, clarity, analyze your weakness, go to your teachers, and just have a proper guidance. So this worked for you, got you 99.4%. Now in CUET, give me an understanding कि यार हर एक सब्जेक्ट में बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से रिसोर्स लेना चाहिए, कितने मॉक्स देने चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए. So let's start with English first. तो English, your go-to book is Word Power Made Easy. For vocabulary, that is like उसके लिए I would advise everyone to start that book पूरे साल में ढंग से करो, क्योंकि I also did properly at the end, so it was a burden. How many times a kid should do it? At least once. At least once, and second time quick revision I would say. And English में for my case, like मेरा बहुत बाद में shift में हुआ था पेपर, तो वन गुड थिंग वाज कि आई एनालाइज द पेपर पैटर्न, क्योंकि इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पेपर. एक साल ग्रामर बहुत ज़्यादा वेटेज किया गई थी, एक साल वोकैबुलरी, तो इस साल बहुत अनप्रिडिक्टेबल था क्या आएगा. तो सिंस मेरा काफ़ी बाद में था पेपर शिफ्ट वाइज,
तो आई सॉ कि भाई ग्रामर एंड आरसी ये वाले सेक्शन वर कंपैरेटिवली इजियर, vocab was difficult. vocab was much ज़्यादा वेटेज का and much difficult. तो I started doing my whole focus shift from कि mocks to vocabulary learning. At the end 10 days so I just learned vocabulary and I found a list कि I found and went through the list कि जो भी CUET words this year came. So I just learned them all and 5 to 6 words came in my paper जो already उसी साल आए थे. Repeat हो रहे थे. Repeat words हो रहे थे. Previous year is very important. Yes. Previous year in that particular year Both also is year, very yeah. important. And ठीक है. resource, one of the resources I used was one was of course your crash course material which was very well enough, especially in English and maths. And DU Buddy, there's an app called DU Buddy, so it really helped me to go through the PYQs, which is very important in CBT. Okay, prepare for maths. Maths में I was thorough with my concepts both सही. So NCERT was all done. NCERT exemplar boards तक ही था. I did not open it after my boards. ठीक है. I just did mock tests. Mock tests are very important, and especially in maths, because आपको time management करना, time pressure में how do you certain questions कैसे short tricks में आपको करने हैं, that is very important. तो maths में most important thing was chapter wise worksheets and mock tests. ठीक है. And just be thorough with concepts, जो भी doubts हैं. So do you think there is an open resource anywhere which the kid can refer to, या फिर they should join some coaching if they want access to maths mock tests? If mock tests, I think they should buy coaching. But for learning and conceptual clarity, I think YouTube is the best source. Okay, all right. Moving to economics. Now economics is tricky क्योंकि micro भी आती है, macro भी आती है. तो वो तूने कैसे किया? क्योंकि बोर्ड का और आई थॉट कि इको बोर्ड्स में एक अच्छा कर लिया तो CUET में भी हो जाएगा. देन बाद में आई गॉट टू नो कि भाई माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, एंड NCERT इकोनॉमिक्स इज मच मोर डिफिकल्ट इन सेंस कि बहुत नई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, काफ़ी डिलीटेड पोर्शन भी होता है, आपने 12th में नहीं पढ़ा, एंड एक बहुत वो भी है, मोनोटोनस चीज़ है वो पूरी पढ़ना. तो ऑनेस्टली मेरा इकोनॉमिक्स पेपर बिल्कुल एंड में था, तो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी. सो उसमें तो यू और कुछ भी नहीं, तो यू हैव टू बी थरो विद योर NCERT ट्वाइस और थ्राइस. इतने नए बॉक्सेस, इतने डिलीटेड पोर्शन, तो दैट वाज boxes are important, glossaries important, back questions are important, everything is important. So economics was a big deal in that sense. And about the rest of the papers, psychology and IP. What to do in that? Psychology is honestly for me was one of the easiest papers, both in CUET as well as in boards. You just have to be thorough with the NCERT and you are good to go. मतलब concepts आप NCERT करोगे आपको खुद हो जाएंगे, and बस आप 2-3 बार पूरे साल में ढंग से कर लो psychology के लिए, it is good to go. Even if you don't practice much more mock tests in psychology, you are good to go. Because IP I heard IP का पेपर बहुत मुश्किल आता है CUET में. Was it the case this year also? Some questions were काफ़ी tricky for sure. IP में one thing was कि काफ़ी पोर्शन डिलीटेड भी था जो बोर्ड्स में नहीं आ रहा था, तो दैट वाज डिफिकल्ट टू क्रैक, एंड वो आई डिड थॉरली बाय सेल्फ स्टडी. तो आई उसमें भी NCERT इज योर मेन चीज़. तो एंड IP में वन थिंग इज कि अलॉन्ग विद NCERT रोट लर्निंग के अलावा कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे क्या आना चाहिए, इसका क्या आउटपुट होना चाहिए. तो दैट इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. तो उसमें यू हैव टू बैलेंस इट आउट कि कितना क्या लर्न करना है, कितने कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से करना है. एंड उसमें डिलीटेड पोर्शन भी काफ़ी था, तो वो भी आई रिग्रेट कि वो मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे लर्न किया डिलीट पोर्शन. वो स्टार्ट ऑफ दी बोर्ड्स के बाद भी आई वाज, क्योंकि मैथ्स इंग्लिश में आप घुस जाते हो तो, बट फिर उसमें भी NCERT भी ढंग से यू थरो, यू आर गुड टू गो. Okay. So at the end, just tell us what did you feel was the difference between board prep, CUET prep? Which one do you think is more difficult? I believe difficulty wise में I think both is a little difficult, क्योंकि आपको descriptive answers लिखने हैं. It's a game of long time consistency. पूरे साल आप लगे रहते हो, ये याद करना है, वो याद करना है, and क्योंकि आप हर चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो डिफिकल्ट रहता है. CUET में अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सारे डोमेन सब्जेक्ट्स का मोर और लेस सेम कोर्स होता है, एंड आपको इसमें ऐसे ग्रास्प नहीं करना सब कुछ. यू हैव टू बी क्लियर विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो आई थिंक डिफिकल्ट ज़्यादा बोर्ड्स था, बट ज़्यादा मेंटल प्रेशर या इम्पोर्टेंस CUET का था, क्योंकि एडमिशन इसके थ्रू ही होना है.
तो वो था कि ये तो अच्छा होना ही है, बोर्ड्स अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो ये तो अच्छा होना है, तो मेंटल प्रेशर इसमें ज़्यादा था, डिफिकल्टी बोर्ड्स में थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था सब कुछ। ऑलराइट, गुड। एनी अदर लास्ट टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू एनी अदर स्टूडेंट? आई वुड एडवाइस कि एक तो इफ़ यू हैव डाउट्स और कुछ, तो यू शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस, जैसे यू एंड परेश सर वर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट, कोई भी छोटी चीज़ हो, या आई वॉज रिलीव्ड कि कोई CVT में डाउट्स हैं कुछ हैं तो समवन इज देयर। Secondly, you have to be, along with consistency, you should strategize your subjects. Like for me, I knew कि economics इतना different है CVT में and was getting a little bit tough. तो I knew कि मेरा IE पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो I focus more on English and CVT eco took a back seat. तो you should strategize कि भाई कितना subject कितना time देना है, किस subject में आपको बहुत weakness आ रही है तो आप ज़्यादा time दो। एंड आई बिलीव कि वीकनेसेस आपको पूरे साल में आइडेंटिफाई करनी है, और बिल्कुल एंड गेम में इन CVT स्पेशली आई फील यू हैव टू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स कि आप कितना और अच्छी तरह मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स। एंड वन मोर थिंग इज कि NCERT इज योर बाइबल, योर गो टू, सो यू हैव टू बी थरो विद NCERT पूरे साल, बस NCERT। Okay, all right, good. So lovely having conversation with you. For more podcasts, you can keep logged to the channel and please subscribe.